जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और यह वीडियो मेरी क्लास 9th और फिजिक्स की वीडियो है। मैं इसमें आपको क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशनल पढ़ा रहा था, ग्रेविटेशंस। ओके। और इससे पहले मैंने आपको मोशंस एंड द लॉ ऑफ फोर्स ऑफ मोशन के बारे में मैंने पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 मैंने पढ़ा दिया हूँ। और आप लोग क्या करें, अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख ले। और इस वीडियो में आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लेके अपनी नोट्स बनाएं, नोट्स को प्रिपेयर करें। क्योंकि आप कितना बार वीडियो का रिवीजन कीजिएगा, नोट्स आपके पास रहेगा तो नोट्स का हमेशा एग्जामिनेशन टाइम में और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे एग्जामिनेशन पर्पस के व्यू से। ओके। तो इससे पहले हम लोग ग्रेविटेशंस का वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम, और कुछ वीडियोज में आपको पढ़ाया था मैंने इससे पहले, व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ओके। और उसके बाद मैंने पढ़ाया था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बिग बॉडी, स्मॉल बॉडी, स्मॉल एंड बिग बॉडी। बोले थे जैसे कि हम लोग, हमारे पेन के साथ भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट वी कैन नॉट एक्सपीरियंस इट। हम लोग इसको फील नहीं कर पाते, हम लोग महसूस नहीं कर रहे भाई, बिकॉज इट्स मास इज द वेरी स्मॉल, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वेरी स्मॉल। मैंने इसके बारे में बताया था। अगर आप लोग ये इसके बारे में नहीं जानते हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले जाकर प्रीवियस वीडियो देखें प्लेलिस्ट में। मैं 9th क्लास की सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का सभी और 10th का भी वीडियो अपलोड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ओके। और कहीं ना कहीं डीपली आपको सिलेबस का टोटल डिटेल्स के साथ पढ़ाया जाता है, नोट्स के साथ। ओके। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। तो आज की हमारी क्लास की जो टॉपिक है, उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यूज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उसका क्या यूटिलाइजेशन है हमारे रियल लाइफ में, यानी हमारे यूनिवर्स में, हमारे इन्वायरमेंट में, या हमारे पर डे जीवन में भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स का यूटिलाइजेशन होता है या एप्लीकेशंस देखते हैं हम लोग। तो बहुत सारे देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशंस क्या है, सोलर सिस्टम। आपको पता होगा सोलर सिस्टम, दैट इज द सेंटर पार्ट में आपको सन है, एंड उसके चारों तरफ रिवॉल्यूशंस करते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स एंड द सैटेलाइट्स एंड मेटोइड्स। उसको हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं। और टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट 8 है अभी भी। प्लूटो को हटा दिया गया 2006 में, वो तो आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। लेकिन सोलर सिस्टम में नीचे से कोई बैलेंस करके उसको स्टेबल नहीं किया गया हुआ। आपके अर्थ एक खुली इन्वायरमेंट में मूव कर रही है स्पेस में। स्पेस के नीचे कोई सपोर्ट नहीं दिया गया हुआ है, सन को बांध कर नहीं रखा गया हुआ है अर्थ के साथ, अर्थ को सन के साथ, अर्थ को मून के साथ, मून को अर्थ के साथ। कोई बॉन्डिंग नहीं है इसके बीच में, कोई रस्सी से बांध के नहीं रखे, नहीं, या नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है। बट वो कैसे अपने एक फिक्स्ड पाथ पे, मैं पढ़ाऊंगा केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, बताएंगे इलिप्टिकल पाथ होता है, तो अपने पाथ पे कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रही है। तो क्यों मूवमेंट कर रही है, कैसे, वह कौन सा फैक्टर है जो उसको बांध कर रखा हुआ है, डेट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट। तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज क्या है, इट होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर। यानी सोलर सिस्टम को एक साथ बांध के रखने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी वह ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो सोलर सिस्टम को एक जगह होल्ड करके रखी हुई है। ओके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन बीच में है सेंट्रल पार्ट में, और चारों तरफ प्लैनेट मूव कर रहा है। और प्लैनेट जैसे जैसे मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, ऐसे हम लोग जनरली ऐसे इलिप्टिकल पाथ होता है, लेकिन इसको बोला जाता है सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना, तो इसके इनसाइड एक फोर्स लगता है, सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट मीन्स वही सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी ये सन है और ये मान लो अर्थ है, ये कौन है, सन है, और ये कौन है, अर्थ है। और अर्थ के सन के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड एक्चुअली दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट मीन्स व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स एक्टिंग टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल व्हेन एनी बॉडी मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसके सेंटर की ओर, मतलब सेंटर की ओर, जिस सर्कुलर पाथ पे मूव करती है उसके सेंटर की तरफ, सेंटर टुवार्ड्स द सेंटर, मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है। उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसके जस्ट आउटवर्ड द सेंटर, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दो तरह की फोर्स होती है। अगर मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये मान लो सेंटर है और ये पाथ हुआ, एक बॉडी ये मूव कर रही है, तो इनसाइड एक फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एक आउटसाइड फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स, और मान लो इसके बाद भी कोई दूसरा प्लैनेट है, इसके बीच में एक फोर्स लगेगा, इसके कारण क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो वो देख लो क्या है, सबसे पहला एप्लीकेशन ये याद रखना, होल्ड टुगेदर। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर। यानी अ फोर्स नीडेड टू मेक द एन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। सर्कुलर ऑर्बिट्स ऐसे हम लोग बोलते हैं, बट इलिप्टिकली होती है, इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स सेंटर की ओर
लगती है व्हेन अ बॉडी मूव ऑन द सर्कुलर पाथ है देन इट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये यही रिस्पॉन्सिबल होती है उस बॉडी को कंटिन्यूसली मूवमेंट कराने के लिए। ओके, जैसे मान लो आप क्या करना, एक धागा ले लेना, इस पर एक स्टोन बांध लेना, ठीक है, और इस स्टोन को यहाँ से आप पकड़ना इस धागा को और रोटेट करना था, देखना एक अपने कंटिन्यू वे में ये धागा क्या, ये धागा आ जाएगा यहाँ पर और ये स्टोन क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो एक फोर्स लगता होगा इनसाइड, जैसे ही आप लूज कीजिएगा देखना वो गिर जाएगा, आपको डर लगता है कि मुझे ही चोट ना लग जाए। क्यों? क्योंकि फोर्स लगता है हमेशा इनसाइड द सेंटर, दैट मीन्स टुवार्ड्स द सेंटर, and that force is called the centripetal force. अब look here, if the gravitational force between the sun and earth it is मतलब in a short it is gravitational force between the sun, look here, sun and earth की जगह हम कोई और प्लैनेट के नाम ले सकते हैं, नो डाउट, which keeps the earth in uniform circular motion around the sun। यानी वह कौन सा फोर्स है, कोई पूछेगा what are the name of the force due to this आवर अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तब बताना पड़ेगा सर दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, अगेन एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं, यूटिलाइजेशन देख रहे हैं ग्रेविटेशन का, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, आपको पता है ना अर्थ के प्लैनेट्स, जो अर्थ एक प्लैनेट है उसका एक नेचुरल सैटेलाइट है मून। ओके, नेचुरल सैटेलाइट मून है और मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ओके, यू नो अबाउट दिस, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ओके, तो ये मून और अर्थ यानी अर्थ के चारों तरफ जो मून रिवॉल्ट करता है उसको भी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूवमेंट कराने की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स को है, ठीक। तो ये भी एक एप्लीकेशन है कि मून रिवॉल्ट अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड अर्थ। ओके, तो लुक हियर, द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके लुक हियर, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून मेक्स द मून, ठीक है, मून revolve at uniform speed around the earth, thus the gravitational force is the responsible for the existence of our solar system। हमारे सोलर सिस्टम को मूवमेंट कर लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ओके गाइज, अब आते हैं नेक्स्ट। ओके, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये एप्लीकेशन कुछ और ऐड कर लेंगे हम लोग, पहले मैं जो यहाँ नोट्स है उसको मैं डील कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसके बारे में। अब आते हैं टाइड्स। आप टाइड्स के बारे में सुने होंगे, ओशियनिक वेव, आपको पता है ना, ओशियन में देखते होंगे, अगर ओशियन है ये तो बहुत ऊंचा ऊंचा यहाँ लहर उठता है कि नहीं, एकदम लहर ऐसे उठ के आएगा, तो इसको हम लोग उल्टे टाइड्स बोलते हैं, ठीक है, टाइड्स। अब टाइड्स आता कैसे, उसको देखो, समझने वाली बात है अच्छी तरह। मान लो ये क्या है, अर्थ है, आपको पता है देयर इज अ 71 परसेंटाइल वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, मान लो ये ओशियनिक पार्ट था। ओके, और आपको पता है इसके सामने बड़ा सा सन है और इसके चारों तरफ, इसके पाथ पे चारों तरफ क्या करती है, मून रिवॉल्ट करती है। मून यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी आ जाएगी और एक समय आएगा यहाँ भी आ जाएगी। अब देखो, अगर मान लो ये वाटर वाला पार्ट है, देखो यहाँ पर अच्छे से देखना, मैं ब्लू कलर से वाटर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्लैक हो चुका है ऐसे। मान लो ये वाटर है, ओके, तो ये वाटर आपको अर्थ का जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, जो सॉइल वाला पार्ट है, जो फिक्स है, वो अर्थ का चपका हुआ, बट वाटर क्या है, एज ए कटोरे की तरफ में, गड्ढा की तरफ यहाँ रखा हुआ है, समझ, इसमें वाटर रखा हुआ है, अर्थ के डिप्रेशन पार्ट में वाटर पैक्ड है, ठीक है। और ये सन उस वाटर पर फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सन फर्स्टली, और इसके एकदम रास्ते में देखो मून, ये मून है आपका, ठीक है, मून और सन, लुक हियर, मून और सन और अर्थ तीनों जब स्ट्रेट लाइन में आ गया, उसके बीच में क्या है, मून है। व्हेन द मून बिकम इन द मिड पॉइंट, मिड ऑफ द अर्थ एंड द सन, देन देखो इस वाटर को देखना बॉडी पे, लुक हियर, वाटर पे इस सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसको सन भी खींच रहा है इस पानी को और मून भी खींच रहा है। तो ये पानी क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा ऐसे उठ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, पानी उड़ जाएगा, लुक हियर, ये पानी क्या आ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ये पानी ऊपर आ जाएगा, थोड़ा फ्लो करने लगेगा, और ये वाटर, ये पानी ऊपर उठा, और जैसे ही आपको पता नहीं ये क्या मूवमेंट करता है, हमेशा अपने पाथ पे मूवमेंट करेगा सन अर्थ, तो जैसे ही पोजीशन चेंज हुआ तो फिर से ये क्या करेगा, वाटर रिलीज करेगा अपने, मतलब फोर्स को कम करेगा, यानी मूवमेंट करते यहाँ पर आ गई मून, तो ये इस यहाँ तो पानी का क्या होगा, कम होगा, फोर्स कम होगा, तो ये रिलीज करेगा, तो वाटर यही समुद्र में क्या करता है, जो कोस्टल लाइन से रीजन होता है, कोस्टल एरियाज होता है, वहाँ पर बहुत ही हाई स्पीड से रनअप करते हुए, वेव बनाते हुए, एकदम हाई एल्टीट्यूड हाइट के साथ वेव बनाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। ओके, टाइड्स बोलते हैं। तो लुक हियर, तो टाइड्स जो आती है ना सी या ओशियन में, वह कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आती है, टाइड। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे, लुक हियर, द टाइड्स इन द सी फॉर्म ड्यू टू द by the rising and falling of the water level in the sea ocean are due to the gravitational force। ओके,
ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मून, लुक हियर, मून एंड सन, ये मून और सन मिलकर करता है एग्जैक्ट ऑन द वाटर सरफेस इन द सी। यानी क्या है, ऐसे समझो कि जो सी है, सी में जो पानी है इसको कौन खींचेगा, मून खींचेगा, इसी पानी को कौन खींचेगा, सन खींचेगा, और दोनों मिलकर इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जिससे लेवल क्या होता है, ऑफ हो जाता है, पानी का लेवल क्या होता है, थोड़ा उड़ जाता है, और जैसे ही पोजिशन चेंज रिलीज करता है तो पानी जोर से गिरती है ओसेनिक मिड में, और यह बहते हुए कोस्टल एरियाज में आ जाती है, कोस्टल यानी तट के पास आ जाती है, और हाई एल्टीट्यूड है जिसको क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। तो ये कुछ यूज था ग्रेविटेशन के बारे में, लेकिन इसे मैं कुछ और यूज को आप लोग यूटिलाइजेशन करता हूँ। ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं है, आपको पता ना एटमॉस्फेयर द एयर ऑफ द लेयर ऑफ द एयर, तो एयर का जो लेयर है हमारे चारों तरफ वो आपके अर्थ के साथ पैक है। मान लो ये अर्थ है, ओके, मान लो ये अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ बहुत लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास क्या है, आपका एटमॉस्फेयर है चारों तरफ से, एटमॉस्फेयर ये है एयर, एयर का ये क्या है, लेयर बना हुआ ब्लैंकेट के टाइप में। तो ये एयर क्यों अर्थ के साथ चिपका हुआ है, इसके ऊपर नहीं है, आपके मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होते, क्यों, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। तो क्या होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो एटमॉस्फेयर है हम लोग का, दैट मीन्स एयर का जो बंडल है, ब्लैंकेट है, वो अटैच है अर्थ के साथ, क्यों, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी इसको बोल सकते हैं, नो डाउट। लेकिन आपको पता है, मैंने बताया था फोर्स ऑफ ग्रेविटी कोई नया चीज़ नहीं है, ये भी एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ओके। फिर से एक और एप्लीकेशन हम देखते हैं। अगर मान लो अर्थ सरफेस आप एक स्टोन कोई एनीथिंग इज फॉल टुवार्ड्स द अर्थ, अब बताओ कोई भी चीज़ अर्थ के साथ अर्थ के टुवार्ड्स फॉल कर रही है, अर्थ के टुवार्ड्स क्या कर रही है, फॉल कर रही है, क्यों कर रही है, ड्यू टू द ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बोल सकते हैं एनीथिंग फॉल्स टुवार्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं, वी आर होल्ड या एट प्रेजेंट यानी अटैच टू द अर्थ, हम लोग देखो अर्थ के साथ अटैच्ड है, आप यही चल जाइए कहाँ पे, यही चल जाइए कहाँ पे, आप मून पे, तो आप फ्लाई करते रहते हैं, हम तो मूवमेंट ऊपर उड़ने लगते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है और एयर भी नहीं है प्रेजेंट वहाँ पर। एयर क्यों नहीं प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक फोर्स, यानी कहने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है उसमें कम है, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है उसमें कम है। लेकिन क्या होता है, हम लोग अटैच है अर्थ के साथ, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो हम लोग को अर्थ के साथ अटैच करके रखी हुई है। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या है, यूटिलाइजेशन है, ओके। तो ये कुछ यूटिलाइजेशन था, एप्लीकेशन था ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ है। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। जैसे मैंने अभी आपको प्लैनेट्स के बारे में बताया, मूवमेंट करता है सन के चारों ओर, तो उसके बारे में जो केपलर साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट क्या बोले इसको, एस्ट्रोनॉमर्स था, एस्ट्रोनॉमर्स जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में स्टडी करता है, यानी स्पेस के बारे में, प्लानट के बारे में, ठीक है, सैटेलाइट के बारे में जो स्टडी करता है उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं उस ब्रांच को, और इसको पढ़ने वाला या स्टडी करने वाले को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। तो उन्होंने एस्टेब्लिश 3 लॉ दिया था प्लानिटरी मोशन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अगले टॉपिक पर, फ्री फॉल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी, ओके गाइज। तो तब तक आप बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, धन्यवाद। You make clear.